नमस्कार दोस्तों, आज की कक्षा में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसे हम कल की कक्षा में हमने जाना था कि संविधान की व्याख्या क्या है, संविधान का परिचय क्या है, भारत में सरकार के विधायिका कैसी कार्य करती है, कार्यपालिका कैसे कार्य करती है और सभी का कार्य के बारे में जाना। तो आज इसी कड़ी में हम जानेंगे भारत में सरकार कैसी है और वो कैसे कार्य करती है। तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग दीजिए भारत में सरकार। भारत में सरकार सबसे पहले इसका हम 3 रूपों में वर्गीकृत करते हैं। पहला विधायिका, कार्यपालिका और अंत में न्यायपालिका। भारत में सरकार के बारे में हम जानेंगे तो हम इसको 3 रूपों में वर्गीकृत करेंगे, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के रूप में। तो आइए जानते हैं विधायिका के बारे में। देखो, विधायिका भारत में 2 प्रकार की। कौन कौन सी? तो पहले क्या है? संघ की विधायिका। संघ की विधायिका और यहाँ पे है प्रांत की विधायिका। इतना ही, प्रांत की विधायिका और संघ की विधायिका। अब देखो, विधायिका का वर्गीकरण 2 रूपों में किया गया। तो संघ की विधायिका हो गई और प्रांत की विधायिका हो गई। अब संघ में क्या है? संघ के अंतर्गत संसद आती है, संसद, और प्रांत में राज्य विधानमंडल। राज्य विधान मंडल। अब संसद के अंतर्गत संसद को 2 रूपों में विभक्त किया जाता है। कौन से? तो सबसे पहला वर्गीकरण हुआ राज्यसभा। राज्यसभा। और दूसरा वर्गीकरण इसका हो गया लोकसभा। लोकसभा। तो देखो, विधायिका का वर्गीकरण 2 रूपों में किया गया, संघ की विधायिका और प्रांत की विधायिका। संघ की विधायिका में है संसद, और संसद के अंतर्गत हम 2 रूपों में संसद को विभक्त करते हैं, राज्यसभा और लोकसभा के रूप में। इसी प्रकार हमने राज्य विधान मंडल को विभक्त करना है। तो देखो, राज्य विधान मंडल क्या है? इसको भी हम 2 रूपों में विभक्त करेंगे। तो राज्य विधान मंडल में आ जाएगा विधान परिषद, और ये हो जाएगा विधानसभा। तो भारत में विधायिका 2 रूपों में विभक्त की गई। पहला संघ की विधायिका, दूसरा प्रांत की विधायिका। संघ की विधायिका के अंतर्गत संसद आता है और संसद के अंतर्गत 2 सदन आते हैं। कौन कौन से? राज्यसभा और लोकसभा। इसी प्रकार प्रांत की विधायिका के अंतर्गत राज्य विधानमंडल
और राज्य विधानमंडल के अंतर्गत विधान परिषद और विधानसभा। इसी प्रकार देखते हैं कि कार्यपालिका क्या है। तो देखिए, कार्यपालिका भी दो रूपों में विभक्त है। संघ की कार्यपालिका, संघ और प्रांत। अब देखो, संघ के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो आइए जानते हैं। तो संघ के अंतर्गत राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल और केंद्रीय सेवाएं। केंद्रीय सेवाएं। इसी प्रकार देखते हैं प्रांत के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो प्रांत में आएंगे राज्यपाल, मुख्यमंत्री, यहाँ पे भी मंत्री परिषद, मंत्रिमंडल और प्रांतीय सेवाएं। तो कार्यपालिका दो रूपों में विभक्त है, संघ की कार्यपालिका और राज्य की कार्यपालिका यानी प्रांत की कार्यपालिका। तो संघ के अंतर्गत आते हैं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल, साथ में केंद्रीय सेवाएं। इसी प्रकार प्रांत की कार्यपालिका के अंतर्गत राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल और प्रांतीय सेवाएं आती हैं। तो देखते हैं कार्यपालिका हो गया हमारा, विधायिका हो गया। तो आप समझते हैं कि न्यायपालिका क्या है, हमारे यहाँ न्यायपालिका कैसी है। तो सबसे पहले बता दें, न्यायपालिका हमारे यहाँ एकल न्यायपालिका है। एकल, अब एकल से तात्पर्य ये है कि जैसे अपने यहाँ क्या है, सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, और फिर हो गया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अब देखो, इसका तात्पर्य ये है, एकल तंत्र का मतलब ये है कि जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है इसके ऊपर हाई कोर्ट है और हाई कोर्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट, यानी कि जितनी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, जितने हाई कोर्ट है, मतलब भारत में जितने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट है, सबका प्रधान कौन है, सुप्रीम कोर्ट, यानी कि सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किसी भी निर्णय को देने के बाद हाई कोर्ट या अन्य मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्टों में किसी प्रकार की कार्यवाही या सुनवाई नहीं हो सकती है। तो मतलब बॉस, जो इनका बॉस है तो वो सुप्रीम कोर्ट है। तो इसी आधार पर हम इसको कहते हैं सुप्रीम कोर्ट एकल तंत्र है। हमारे यहाँ कहीं कहीं जैसे अमेरिका में है तो दोहरा तंत्र है न्यायपालिका का, वहां पे केंद्र की न्यायपालिका अलग होती है और प्रांत की न्यायपालिका अलग होती है। वो प्रांतीय विषयों से संबंधित मामलों को देखती है और वो केंद्र वाली जो होती है तो केंद्रीय विषयों को देखती है। तो वहां पे दोहरा तंत्र है और दोनों के क्षेत्राधिकार आपस में स्वतंत्र हैं। कोई भी किसी के क्षेत्राधिकार में कार्य नहीं करता है
वहाँ सुप्रीम कोर्ट का जो क्षेत्राधिकार है वो सीमित है, और हमारे यहाँ क्या है, सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार विशेष मतलब व्यापक है। जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, इन सभी के ऊपर और इन सभी के निर्णयों को सुप्रीम कोर्ट बदल देगा, उसमें कोई वो ना है। तो सबसे पहले हम यही जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट हमारे यहाँ बॉस है, इसीलिए हम इसको एकल तंत्र कहते हैं। अब हमने इतना जान लिया कि भारत में सरकार क्या है। अब हम जानेंगे भारत में बहुमत के प्रकार, यानी कि भारत में कितने प्रकार के बहुमत हैं। तो चलो देखते हैं। बोलो बोलो। तो भारत में बहुमत के प्रकार, भारत में बहुमत के प्रकार। तो आइए जानते हैं। पहला क्या है? साधारण बहुमत। साधारण बहुमत। साधारण बहुमत। तो साधारण बहुमत की डिफिनेशन लिखते हैं हम लोग। उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत। सदस्यों का बहुमत। तो पहला साधारण बहुमत हो गया उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत। अब जैसे इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है तो देखते हैं। इसका प्रयोग साधारण विधेयक, साधारण विधेयक, धन विधेयक और वित्त विधेयक। वित्त विधेयक। तो साधारण बहुमत का प्रयोग 3 जगह पे किया जाता है। साधारण विधेयक, धन विधेयक और वित्त विधेयक। तो जैसे समझते हैं कि साधारण उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत। जैसे मान लो 300 लोग उपस्थित हुए, जैसे 300 लोग उपस्थित हुए। अब 300 लोगों में अब क्या होगा, इसका 1/2 हो जाएगा। 1/2। अब 1/2 + 1 यानी कि इसका हुआ कितना, 1/2 150। अब +1 तो ये कितना हो गया, 151। तो ये हो गया साधारण बहुमत, यानी कि 300 लोग उपस्थित हुए और उन्होंने मतदान किया और उनका 1/2 + 1, तो इसको ये हो गया साधारण बहुमत। तो अब देखते हैं दूसरा क्या है। तो दूसरा प्रभावी व तत्कालीन विधेयक, तत्कालीन बहुमत। बहुमत। इसका तात्पर्य ये है प्रभावी और तत्कालीन बहुमत। इसमें क्या है,
इसमें कुल सदस्य संख्या माइनस रिक्त इसका सीधा सा अर्थ होता है कि प्रभावी व तत्कालीन, अब यहाँ पे सदस्यों का बहुमत, सदस्यों का बहुमत, सदस्यों का बहुमत, और इसी को हम कहेंगे कुल सदस्य संख्या माइनस रिक्तियां। जैसे हमारे संविधान में लोकसभा की 543 सीटें हैं। 543 सीटें, वैसे तो अधिकतम में 550 सीटें हैं, और इसके बाद जो कुल हैं तो 545 है, जिसमें 2 मनोनीत होनी थी, तो मनोनीत वाला जो है तो खत्म कर दिया गया है, तो 543 सीटें हैं। तो 543 सीटों में जैसे 543 सीटें हैं, 543 सीटें हैं। अब जैसे मान लिया जाए कि 543 सीटों में 43 लोग, 43 सीटें रिक्त हो गई। अब ये रिक्तियां जानते हो कैसे हो सकती हैं? तो 43 सीटों में रिक्तियां इस प्रकार हो सकती हैं। देखो, मृत्यु के द्वारा रिक्ति हो सकती है, मृत्यु के द्वारा, त्याग पत्र के द्वारा, निर्वाचन रद्द होने के द्वारा, निर्वाचन रद्द, और या फिर सजा, न्यायालय द्वारा सजा मतलब मिल जाने पर, या इसकी सजा 2 वर्ष या उससे अधिक हो सकती है। तो इस प्रकार की रिक्तियां हो गई। माना कि मतलब 543 में 43 लोग इन कारणों से पद को छोड़ दिया, यानी पद खाली हो गए इनका। तो अब इसमें देखो प्रभावी संख्या क्या है? प्रभावी संख्या हो गई 500। अब 500 में देखो, अब इसका बहुमत चाहिए, तो 500 में देखो 1/2 हो गया 250। अब देखो इसका बहुमत +1। अब इस 251 में इस प्रभावी बहुमत हमारा हो गया। अब इसका प्रयोग हम 8 जगह पे करते हैं। 8 जगह कौन कौन से हैं तो देखते हैं। देखो, लोकसभा, लोकसभा, अब लोकसभा में देखो अध्यक्ष, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष। राज्यसभा, राज्यसभा, सभापति और उपसभापति, उपसभापति। इसी प्रकार देखें विधानसभा, सभा, विधानसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष। विधान परिषद, परिषद, अब विधान परिषद में सभापति और उपसभापति, उपसभापति। अब इनका हम प्रयोग 8 जगह भी करते हैं, यानी कि लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के हटाने के लिए, राज्यसभा के सभापति उपसभापति को हटाने के लिए, विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष और विधान परिषद के सभापति और उपसभापति के कहे के लिए, पद मुक्ति के लिए, पद मुक्ति के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, यानी कि पद से हटाने के लिए।
तो हमने जाना कि तत्कालीन या प्रभावी बहुमत के बारे में। अब देखो तीसरा क्या है। तीसरा जिसे कहते हैं हम पूर्ण बहुमत। पूर्ण बहुमत यानी कि एब्सोल्यूट बहुमत, एब्सोल्यूट बहुमत। तो इसके बारे में हम जानते हैं। इसके बारे में देखो सीधा सा है, इसकी परिभाषा यही है, कुल सदस्य संख्या का बहुमत। कुल सदस्य संख्या का बहुमत, जैसे 543 है, 43 का 1/2 प्लस 1, 543 का 1/2 प्लस 1, ये पूर्ण बहुमत है। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका प्रयोग किया जाता है राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचन कोटा प्राप्त करने के लिए, निर्वाचन कोटा प्राप्त करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, पूर्ण बहुमत कुल सदस्य संख्या का 1/2 प्लस 1, यानी कि कुल सदस्य संख्या का बहुमत। इसका प्रयोग राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचन कोटा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो ये हो गया। अब हम जानते हैं कि जो हमारा अंतिम है उसके बारे में हम समझते हैं कि अंतिम बहुमत भारत में क्या है और किस प्रकार है। देखो विशेष बहुमत, विशेष बहुमत, विशेष बहुमत। इसका सीधा सा मतलब होता है कि 2/3 बहुमत, 2/3 बहुमत। ये 3 प्रकार के होते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। विशेष बहुमत, 2/3 बहुमत, इसका मतलब 2/3 बहुमत, और ये 3 प्रकार के होते हैं। तो आइए जानते हैं पहले प्रकार का बहुमत कैसा है हमारा। तो पहले प्रकार का विशेष बहुमत, अब देखो पहले प्रकार का विशेष बहुमत की डिफिनेशन लिख लेते हैं। उपस्थित या मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत, सदस्यों का 2/3 बहुमत, 2/3 बहुमत। अब इसका प्रयोग 2 जगह किया जाता है। कहाँ पे? आर्टिकल 249 और आर्टिकल 312, यहाँ पे 2 जगह किया जाता है। इसका मतलब हुआ कि उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्य संख्या का या सदस्यों का 2/3 बहुमत। जैसे 300 व्यक्ति उपस्थित हुए और 300 व्यक्तियों ने मतदान किया, तो इसमें क्या हुआ कि 200 व्यक्तियों ने पक्ष में मतदान किया और 100 ने विपक्ष पर।
विपक्ष पर मतदान किया। तो अब देखो इसमें सीधे एक ही शर्त है, 2/3 बहुमत। उपस्थित मान लो 300 हो गए और इसका 2/3 बहुमत, यानी कि 200 ने पक्ष में दिया और 100 विपक्ष में दिया, तो ये शर्त हमारी पूरी हो गई। तो ये 2/3 बहुमत हो गया। तो इस आधार पर इसका प्रयोग होता है आर्टिकल 249 और आर्टिकल 312 में। अब दूसरे प्रकार का विशेष बहुमत क्या है, तो उसको हम देखते हैं। दूसरे प्रकार का विशेष बहुमत, अब इसकी डिफिनेशन हम देखते हैं क्या है। आइए लिखते हैं, साथ साथ लिखिए। उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत जो कुल सदस्य संख्या के बहुमत से कम ना हो। तो देखो अब इसमें दूसरे प्रकार के बहुमत में दो शर्तें हैं। पहला, अब देखो पहला क्या है, यहां से यहां तक उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्य संख्या का या सदस्यों का 2/3 बहुमत। परंतु अब दूसरी शर्त इसमें देखो क्या है, जो कुल सदस्य संख्या के बहुमत से कम ना हो। तो अब इसको हम समझते हैं। जैसे देखो 300 लोग उपस्थित हो गए और मतदान भी किया, तो अब इन्होंने 200 पक्ष में कर दिया, जैसे मान लेते हैं पक्ष, ठीक, और 100 ने विपक्ष में कर दिया, विपक्ष। तो देखो एक शर्त तो पूरी करता है कि उपस्थित 300 हुए, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। तो भाई ये शर्त तो पूरी हो जाती है, क्योंकि भाई यहाँ पे क्या है, उपस्थित भी 300 हुए और 200 ने पक्ष में मतदान भी कर दिया, तो यहाँ पे हमने 2/3 बहुमत हमको मिल गया और यहाँ पे विपक्ष में 100 हो गए। परंतु हमारी दूसरी शर्त क्या है, कुल सदस्य संख्या का बहुमत से कम ना हो। यानी कुल सदस्य संख्या कितना है, 272 बहुमत 343 का 1/2 + 1 कितना होगा, 272 के समथिंग। तो 272 है, तो अब इसको भी पूरा होना चाहिए। तो अब देखो जब तक ये ऐसा रहेगा, एक शर्त पूरी होगी, तब तक कोई भी प्रस्ताव पारित नहीं हो सकता। अगर हम इसको मान लें कि यहाँ पे हम 400 कर देते हैं, या मान लेते हैं कि हाँ 400 ही कर देते हैं। अब 400 में ऐसा हो जाता है कि 300 ने पक्ष में मतदान कर दिया और 100 ने विपक्ष में। तो अब देखो पहली शर्त तो पूरी होती ही है कि 400 व्यक्ति उपस्थित हुए और मतदान किया, और 2/3 बहुमत भी चाहिए, तो 2/3 से ज्यादा है, 300 है भाई। तो अब क्या है, हमारी दूसरी शर्त क्या है, कुल सदस्य संख्या से के बहुमत से कम ना हो। तो 272 आती है, तो 272 में क्या है, यहाँ पे 300 हो रहा है, तो क्या होगा, प्रस्ताव पारित हो जाएगा। तो अब इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, तो इसका प्रयोग 4 स्थानों पे किया जाता है, यानी 4 जगहों पे। पहला क्या है, संविधान संशोधन विधेयक,
दूसरा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को हटाने के लिए किया जाता है, हटाने के लिए। तीसरा क्या है? CAG, भारत के CAG को पद से हटाने के लिए किया जाता है। और चौथा और अंतिम है भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने के लिए, निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाने के लिए तो दूसरे प्रकार का जो विशेष बहुमत है उसका प्रयोग 4 स्थानों पे किया जाता है। पहला, सॉरी ये जी हमने लिख दिया है, ये CAG है, CAG कैग। तो 4 स्थानों पे किया जाता है। 4 स्थान कौन कौन से? पहला संविधान संशोधन विधेयक, दूसरा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को हटाने के लिए विधेयक, तीसरा है CAG को यानी कि कैग को हटाने के लिए किया जाता है, और चौथा भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने के लिए किया जाता है। और देखते हैं तीसरा और अंतिम हमारा जो विशेष बहुमत है वो क्या है, तो उसके बारे में हम देखते हैं। तीसरे प्रकार का अब तीसरे प्रकार में ज्यादा कुछ ना है, तो आप समझिए इसमें तीसरे प्रकार का बहुमत है, इसकी डिफिनेशन है कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत, 2/3 बहुमत। तीसरे प्रकार का विशेष बहुमत है, उसमें हमको कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत होना चाहिए। तो अब इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? देखो, इसका प्रयोग आर्टिकल 61 यानी कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए किया जाता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग या सरल शब्दों में कहें तो राष्ट्रपति को हटाने के लिए किया जाता है। तो तीसरे प्रकार का विशेष बहुमत है कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत, और इसका प्रयोग आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए किया जाता है। तो आज हमने बहुत सारी चीजें जान ली, भारत में सरकार और भारत में बहुमत के प्रकारों के बारे में जान लिया। तो संभवतः वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना करते हुए अभी हम थोड़ा छोटा छोटा टॉपिक लेके चलेंगे, जिससे आपको समझने में आसानी होगी और चीज़ें बहुत विस्तारित मतलब आपको पढ़ाई जाएंगी और आपको समझ में भी अच्छे से आएगा। तो आप थोड़ा रुचि लेकर पढ़िएगा तो बहुत अच्छा रहेगा, और बहुत ज्ञानप्रद वीडियो हैं और बहुत अच्छा मतलब आपको इसमें ज्ञान प्राप्त होगा। तो आपके लिए हम शुभकामनाएं करते हैं कि आप आगे बढ़ें और इसी प्रकार पढ़ते रहें। और मैं आप लोगों से आशा करूंगा कि मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे मोटिव मिलेगा
आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के सीरीज लाने के लिए, जैसे एक टॉपिक खत्म होगा मैं दूसरे टॉपिक को शुरू करूंगा, तो लगातार आपको संपूर्ण राज्य व्यवस्था की क्लासें मैं आपको सामने प्रस्तुत करता रहूंगा। तब तक के लिए आप लोग बढ़िया पढ़िए, स्वस्थ रहिए। हम कल अपनी दूसरी कक्षा में मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।